हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और जाकर के उन लेक्चर्स को पार्ट वाइज देखें। आज का लेक्चर आपको बहुत बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और यहाँ पर साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कह सकते हो थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लास 10th का ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कल फिर से मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने बोला हीटिंग इफेक्ट, वैसे ही एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला आपने देखा हीटिंग इफेक्ट होता है और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, उसको वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में, देखो हाई रेजिस्टेंस वायर को हम लोग रजिस्टर कह सकते हैं, या सिंपली कह सकते हो हाई रेजिस्टेंस को, कोई भी ऐसा अप्लायंसेस हो जिनके रेजिस्टेंस हाई हो उन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, जैसे कह सकते हैं आप जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक आयन क्या है, एक हीटर, सॉरी कह सकते हो कि वो भी हमारा एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल वर्क करने वाला वो है अप्लायंस है जिसका नाम हम रजिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे जब हम उसको सॉकेट से जब अटैच करें, या कह सकते हैं जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं और वह हीट प्रोड्यूस करे, तो हम उस अप्लायंसेस को कह सकते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि जब भी किसी हाई रजिस्टेंस वायर में यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है ना, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया है, हमने V पोटेंशियल सप्लाई दे दिया, यहाँ पर एक हाईली रेजिस्टेंस रखा हुआ है। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस रखने का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम मान लो एक इलेक्ट्रिक हीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो आप जानते हैं कि इसमें हीट जनरेट होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो जूल ने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक लॉ दिया है, हीट इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा I²RT होता है। ठीक है, I²RT, लेकिन ये क्या है, जनरली जूल का एक लॉ है। जूल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक लॉ दिया हुआ है कि किसी भी रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सबसे पहला तो डिपेंड करता है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, जो करंट है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर करंट हम ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा शो होगा, और अगर हम करंट कम फ्लो कराएंगे तो हीटिंग इफेक्ट कम शो होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जो हीट होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर रेजिस्टेंस सर्किट का ज़्यादा है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं कि ये जितने भी वायर, पोल पर जो वायर यूज किए जाते हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। थिकनेस ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट शो नहीं होगा, जिससे वायर के पिघलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो आइए फिर से देखते हैं। जो हीट है वो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का। अब जरा सोचो खुद से कि मैंने क्या किया, सॉकेट में इलेक्ट्रिक आयन को लगाया। ठीक है, और जैसे हमने स्विच ऑन किया, ऑन करते फिर तुरंत ऑफ कर दिया, क्या तुरंत आपका इलेक्ट्रिक आयन गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने टाइम बड़ा कम लिया था, बड़े ही कम टाइम के लिए हमने उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया था। इस वजह से हम कह सकते हैं क्या कि उसमें ज़्यादा हीटिंग शो नहीं होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, और यदि टाइम कम लेंगे तो हीटिंग भी कम होगी।
ठीक है। और इन सारे इक्वेशन को जब कंबाइन करोगे ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एबव इक्वेशंस हमें मिल जाएगा एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा के इंटू आई स्क्वायर आर टी, और इस के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। बट यहाँ पे लिखो बट के इज इक्वल्स टू 1, तो लिख सकते हो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम डिराइव भी करेंगे, डिराइव करके भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको जूल का लॉ समझा रहा था यहाँ पे, कि जूल ने जो लॉ दिया था कि जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और तीसरा टाइम पीरियड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सो गाइस, आइए अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। जो हमने हीट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आइए अब हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। अच्छा देखो, हीट का फार्मूला डिराइव करने का सेंस क्या है, हम यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने आपको पहले ही बता रखा है, जब मैं चैप्टर को स्टार्ट किया था उसी टाइम हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रिंसिपल वर्क करता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो देखिएगा, एज वी नो दैट आपने पढ़ा है, जो एनर्जी होता है यानी कि जो वर्क डन होगा, देखो एनर्जी जो है हमेशा वर्क डन के बराबर होगा, या कह सकते हो वर्क डन उतना ही होगा जितनी की एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, आपने पढ़ा होगा, वी इज इक्वल्स टू यानी पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। सॉरी गाइस, ठंडी का मौसम चल रहा है, तबीयत खराब होना तो लाजमी है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। तो यहाँ पे देखा आपने वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम चाहे तो पहला फार्मूला तो हमें यही मिल गया है, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखिए हम क्या बनाते हैं, एंड वी इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू आई, एंड क्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, सिंस आई इज इक्वल्स टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है ना। यही तो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग द एबव वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, तो देखना हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू मिला आई स्क्वायर आर टी, ठीक। यहाँ पे वर्क डन का देखो एक और फार्मूला मिला, पहला फार्मूला हमने यहाँ पे निकाला था, दूसरा फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। वर्क डन के और भी कुछ फार्मूले को निकालते हैं। सपोज कर लो कि किसी इक्वेशन में पोटेंशियल दिया हुआ है और उसमें क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो क्या हो, ठीक है। अगर मान लो पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया है, और आई दिया हुआ, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो क्या करें। तो सिंपली आप चाहो तो पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे कोई वैल्यू ना रखो, क्यू की जगह पे ये वैल्यू रख लो, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी को ऐसे ही रहने दो और क्यू की जगह क्या लिख लिया आई इंटू टी, तो वी आई इंटू टी। तो जब भी अगर किसी फार्मूले में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट गिवन है और रजिस्टर नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले के इस्तेमाल से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला मिला। चौथा फार्मूला देखो हमें क्या मिल जाएगा, सपोज करो किसी सर्किट में पोटेंशियल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया है, तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए देखिए फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे, एज वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, वी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पढ़ा है ना इसको, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है वी इज इक्वल्स टू आर इंटू आई होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल्स टू जगह वी बाई आर, तो यहाँ पे आई की जगह पे हम वी बाई आर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखना वी को ऐसे ही रहने दिया, आई के जगह पे आई का वैल्यू रख लो, आई की वैल्यू कितना है जी वी बाई आर इंटू टी, ठीक है। और पूरा मिल गया हमें W इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर
अपॉन आर इंटू टी। ये आपको एक और फार्मूला मिल गया, ये चौथा फार्मूला मिल गया वर्क डन का। ओके, तो ये सब सारे फार्मूले आपको वर्क डन के ही मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि वर्क डन उतना ही होगा जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, ठीक है। सो हम इसको एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, एंड वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी का जो हमें फार्मूला मिलेगा, यहाँ पे देखिए कितनी एनर्जी आएगी, तो एनर्जी का फार्मूला वर्क डन के बराबर, और वर्क डन देखो एक आया है V इंटू क्यू, एक और फार्मूला हमें मिला I स्क्वायर RT, मतलब यह भी एक फार्मूला हो गया एनर्जी का। एक और फार्मूला हमें मिला है एनर्जी का, एक और फार्मूला मिला है VI इंटू टी, तो यह भी एक फार्मूला मिल गया VI इंटू टी। एक और फार्मूला हमें मिला है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, तो एनर्जी इक्वल्स टू मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो इतने सारे जितने भी फार्मूले आपने वर्क डन के निकाले हैं वो सारे के सारे फार्मूले एनर्जी के भी होते हैं, ठीक है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, तो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इसका कॉमर्शियल यूनिट देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट लगभग अक्सर एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, ठीक है। ये जो है एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि जब किलोवाट दिख गया तो ये पावर का है, ठीक है, लेकिन ये पावर का ऐसा यूनिट नहीं होता है, और ना तो इसका ऐसा यूनिट है। एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं है, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है, ओके। और एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। इस चीज़ को याद रखना कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होगा और कॉमर्शियल यूनिट होगा किलोवाट आवर। कैसे होगा अभी जस्ट मैं बताता हूँ आपको, तब तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, और मैं इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर समझाता हूँ, और इलेक्ट्रिक पावर समझाने के जस्ट आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर कैसे होता है। सो गाइस आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो सिंपली आपने पावर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन हम इसके लिए भी दे सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि सामने हम इलेक्ट्रिक लगा देंगे, तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है ना, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। मैंने इसे क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है यहाँ पे पावर के फार्मूले को डिराइव करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने बोला कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा एक चीज ध्यान देना, रेट ऑफ डूइंग वर्क से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ वर्क डन अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जैसे सपोज कर लो कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक की ताकत बहुत ज़्यादा है और एक की ताकत बहुत ही कम है, ठीक है। एक बहुत ही कमज़ोर सा बंदा है और एक तरफ हमने खली को खड़ा कर दिया, ठीक है। दोनों लोग बाहर खड़े हैं और उनसे कहा जाए बाहर कुछ सामान रखे हुए हैं, ठीक है, उन सामान को ला करके घर में रखना है। बाहर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और उन्हें बारी बारी करके ला के घर में रखना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि खली जो है वो ज़्यादा पहले सामान को अंदर रख देगा इन कंपेरिजन ऑफ वह दुबला पतला इंसान, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि खली के पास पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो कार्य करने की क्षमता अधिक है, यानी बहुत ही कम टाइम में वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास जो पावर है वो ज़्यादा है। और अगर उस दुबले पतले इंसान को देखा जाए तो उसका पावर कम है, इसलिए उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कम है, ठीक है। तो खैर आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं पावर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा। हमने बताया वर्क डन अपन टाइम, वर्क डन के आपने इतने सारे फार्मूले को डिराइव किया हुआ था, ठीक है। इनमें से देखो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मूले को, इस फार्मूले को यहाँ पर रखते हैं, तो वर्क डन के प्लेस में जब इसको रखोगे तो आई स्क्वायर आर टी है अपॉन टी, टी से टी कैंसल, तो पावर इज इक्वल टू मिल गया आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। पावर का देखो हमें एक फार्मूला यहाँ पे मिल गया, पावर इज इक्वल टू मिला आई स्क्वायर आर, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। एंड एक और फार्मूला डिराइव करते हैं, पावर इज इक्वल टू, देखो एक और फार्मूला क्या मिलेगा, हम यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ वी आई इंटू टी डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू के जगह पे हम रख सकते हैं वी आई टी होल डिवाइडेड बाई टी, सो टी इज कैंसिल बाई टी, और हमें पावर का वैल्यू मिल जाएगा वी इंटू आई,
ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। एक और देखो इसका फार्मूला डेवलप हो जाएगा पावर का इसके अनुसार, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, पावर इज इक्वल टू वर्ग की जगह पर लिखेंगे v² इंटू टी होल डिवाइडेड बाई टी से टी कैंसिल हो गया और यहाँ पर मिलेगा v², ठीक है ना। यहाँ पे मिल गया हमें v², ये किसका फार्मूला मिल गया जी, पावर का। तो आपने देखा ये सारे के सारे फार्मूले हमें मिल गए इलेक्ट्रिक पावर के। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इसका एसआई यूनिट होगा वाट, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट, ठीक है। और देखो या फिर इसी को कह सकते हो जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड, यानी अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन होता है तो हम कहेंगे कि 1 वाट काम हुआ, ठीक है ना, सॉरी 1 वाट पावर लगा, ठीक है। अगर 1 जूल वर्क डन होता है इन 1 सेकंड तो हम कहेंगे 1 वाट का पावर लगा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जो वाट है वो बड़ा ही छोटा यूनिट होता है और वैसे सेकंड भी टाइम का जानते हैं बहुत छोटा यूनिट होता है। तो अब हम इसको कॉमर्शियल यूनिट के तौर पे तो मेजर लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेजर करना होता है। तो इसके लिए देखो कॉमर्शियल यूनिट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे जूल आप देख रहे हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा या फिर अगर वर्क डन का ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना हो यहाँ पे वर्क डन का ऐसा यूनिट या कह सकते हो एनर्जी का ऐसा यूनिट, यहाँ पे एनर्जी अपन टाइम पीरियड भी रख सकते हैं क्योंकि उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है जितना वर्क डन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एनर्जी अपन टाइम पीरियड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बराबर मिल जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब पावर का ऐसा यूनिट तो होता है वाट, लेकिन वाट बड़ा छोटा यूनिट है, इसलिए हम कॉमर्शियल यूनिट के फॉर्म में जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे इसको किलो वाट में मेजर करेंगे, तो किलो वाट हो गया। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ठीक है ना बच्चों, 1 किलो वाट में कितना होता है 1000 वाट होता है। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है सेकंड होता है, जो कि बड़ा ही छोटा यूनिट है, तो कॉमर्शियल यूनिट के लिए हम इसको आवर में मेजर करते हैं। तो कुल मिला के क्या मिल गया, किलो वाट आवर, ठीक है। इसीलिए एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होगा किलो वाट आवर, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड जो हमने फार्मूले डिराइव कराए ये फार्मूले भी आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो यकीनन अगर आपने इस वीडियो को समझा है थोड़ा भी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिन बच्चों को ये टॉपिक समझना है, उन्हें इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर कह सकते हो 9 से लेकर के BSc तक के वीडियो को मैं अपलोड करता हूं, जो कि फिजिक्स के होते हैं और एकदम टॉपिक वाइज मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूं पूरे एकदम टॉपिक वाइज होते हैं, आपके NCERT से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही हम कोई दूसरी वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।